Hello and welcome everyone to the ICSE English series for classes 6, 7, 8 at LearnerHub. Well, I am Adesh, your English guide and mentor, and I'm back again with another video. And this time it is on the topics gerunds and participles. तो भाई हमारे रिमेनिंग टाइप के जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स रह गए थे टू डिस्कस जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल, उनको आज हम मिलकर बनाएंगे क्रिस्टल क्लियर. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की. एंड बिफोर आई बिगिन विद टुडे सेशन, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू मेक. अगर आप सभी ने हमारे इस वीडियो से पिछली वाली वीडियो यानी कि द वीडियो ऑन द टॉपिक फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं देखा है, प्लीज इट इज हाईली रिकमेंडेड सबसे पहले आप जाकर वो वीडियो देखो, क्योंकि वहीं पर सारे बेसिक्स छुपे हैं. एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, बिकॉज वहां हमने फाइनाइट वर्ब्स को डिस्कस किया था, राइट, कंप्लीटली. एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स में वी हैड टेकन अप द फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट व्हिच वाज द इन्फिनेटिव, राइट. द रिमेनिंग टू, जिनके नाम है जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स, वो आज हम टेकअप करने वाले हैं. ओके, सो अगर आपको नॉन फाइनाइट ही नहीं पता है कि क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको वो वीडियो देखनी है, देन कम बैक ओवर हियर. सो आपको चीजें ना अब कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेंगी. यू विल हैव अ क्लैरिटी अबाउट हम क्या पढ़ने वाले हैं इन दीज टॉपिक्स. ठीक है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट्स, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, दैट इज जेरेंड्स. ओके, सो आई एम प्रीटी श्योर ये वर्ड शायद जो बच्चे अभी क्लास 7th या 8th में हैं, ये उन्होंने सुन रखा होगा. बट फॉर दो स्टूडेंट जो अभी क्लास 6th में ही हैं, शायद उन्होंने इस वर्ड को आज पहली बार सुना होगा, जेरेंड्स. ओके, सो टॉकिंग अबाउट जेरेंड्स, क्या होते हैं जेरेंड्स? वेल, इसको समझने के लिए आपको बस ये समझना है कि सिंस ये एक तरीके का नॉन फाइनाइट है, दैट मीन्स ये वर्ब जैसा दिखता होगा बट एक सेंटेंस में वर्ब जैसा फंक्शन नहीं करता है. याद है हमने जब नॉन फाइनाइट्स के टाइप्स पढ़े थे, तो हमने जेरेंड्स के बारे में एक चीज समझी थी. बेसिकली ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है. कौन सा फॉर्म है? आईएनजी. यानी कि अगर आप किसी भी वर्ब को उसके बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म बोले तो V1, याद है आप सभी को? अगर नहीं देखा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला, जाकर प्लीज देखो, वहां पर आपको पता चलेगा वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स कौन से थे. सो V1 यानी कि बेस फॉर्म. बेस फॉर्म में अगर मैं आईएनजी ऐड कर दूं, राइट, तो इट कैन फॉर्म द जेरेंड, राइट. बट जेरेंड की खासियत क्या है? कब हम किसी भी आईएनजी वाले वर्ब को एक जेरेंड बुलाएंगे, तो उसके लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स टू नो. बट उससे पहले लेट मी डिफाइन व्हाट जेरेंड्स आर. सो जेरेंड्स हम बेसिकली उन वर्ब्स को कहते हैं जो आईएनजी में एंड करते हैं, बट दे डू नॉट एक्ट लाइक वर्ब्स. इंस्टेड दे एक्ट लाइक नाउन्स इन अ सेंटेंस. सो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ अ जेरेंड इज. सो जेरेंड्स क्या कर रहे हैं? आईएनजी वर्ब्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं लाइक अ नाउन, उनको हम बुलाते हैं जेरेंड्स. सो दीज आर स्पेशल नेम्स गिवन टू द वर्ब्स गिवन बेसिकली एंडिंग इन आईएनजी दैट एक्ट लाइक नाउन्स. क्लियर? बट हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि कब हमारा जो आईएनजी फॉर्म है वर्ब का वो जेरेंड की तरह एक्ट कर रहा है और कब वो एक नॉर्मल वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? इसको पहचानने के लिए देयर इज अ ट्रिक. यू मस्ट सी, कभी भी किसी सेंटेंस में अगर आपके पास वर्ब आईएनजी फॉर्म में है और उससे पहले कोई ऑक्सिलरी नहीं है, ऑक्सिलरी मतलब वहां पर कोई भी प्राइमरी ऑक्सिलरी जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड या डज जैसे वर्ड्स नहीं हैं, दैट मीन्स वो वहां पर एक जेरेंड की तरह एक्ट कर सकता है. बट अभी आगे आप पढ़ोगे, जब आप पार्टिसिपल्स पढ़ते हो, तो आपको अगेन आईएनजी वाले जो वर्ब्स होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स की तरह भी नजर आते हैं. बट उसमें भी कि यही है डिफरेंस पहचानने की कि जेरेंड्स या पार्टिसिपल में से क्या हो सकता है अगर उनसे पहले कोई भी एक ऑक्सिलरी नहीं हो. सो रिमेंबर, दे डू नॉट हैव helping verbs before them. This is a very very important key marker to identify कि पर्टिकुलर आईएनजी वाला जो वर्ब है वो जेरेंड या पार्टिसिपल हो सकता है कि नहीं हो सकता है. क्लियर? जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे समझेंगे. बट लेट मी टेल यू, सिंस आई टोल्ड जेरेंड्स स्पेशल आईएनजी वाले वर्ब्स हैं जो नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो नाउन के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा एक सेंटेंस में. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी सेंटेंस में नाउन प्रेजेंट होता है तो वो कौन कौन से रोल्स प्ले करता है विद इन अ सेंटेंस? आप सभी को याद होगा, नाउन हमेशा किसी सेंटेंस में आइदर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है या फिर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है. इतनी बात तो आपको पता ही है, राइट? तो मतलब नाउन कुड बी द सब्जेक्ट
or the object of the sentence. तो इसका मतलब gerunds can also act like subject and objects of a sentence, isn't it or not? Very well done. Objects भी दोनों तरीके के objects की तरह act कर सकता है. कैसा? एक object होता है verb का और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का. यानी कि अगर ऑब्जेक्ट एक प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है दैट मींस उसको हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. और इन दैट केस आल्सो जेरेंड जो है वो दोनों ही टाइप के ऑब्जेक्ट्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह भी और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन की तरह भी. लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थ्रू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल लेट्स सी द फर्स्ट वन. फर्स्ट एग्जांपल सेज रीडिंग इज फन. ओके, तो सी रीडिंग इज फन में यहां पर नोटिस करना है आपको ये जो वर्ड रीडिंग है, सी इससे पहले क्या कोई ऑक्सिलरी वर्ब आया है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रखा है? अच्छा, ऑक्सिलरी कौन कौन से हैं आप सभी को पता होने चाहिए. हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हो सकते थे? और सो वर्ड्स लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, राइट, डू, डज या फिर डिड जैसे वर्ड. ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ना, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, इनको मैं ना डिमार्केट कर देता हूं सेपरेटली. तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, अगर आपको एक आईएनजी वाले वर्ब के पहले नहीं दिख रहे हैं, देयर आर हाई चांसेस कि वो जेरेंड्स या पार्टिसिपल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, राइट. पार्टिसिपल्स हम बाद में लेंगे, अभी हम जेरेंड्स पढ़ रहे हैं. क्लियर. तो यहां पे नोटिस करो, क्या रीडिंग से पहले कोई ऑक्सिलरी है? नहीं है, राइट. इसका मतलब देयर आर चांसेस कि ये क्या कर रहा है, ये एक जेरेंड हो सकता है, राइट. बट कैसे पहचाने? जेरेंड होने के लिए इट हैज टू एक्ट लाइक अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल अब इसको रीड करते हैं. रीडिंग इज फन. लिखो, रीडिंग जो है वो बेसिकली यहां पर क्या बन गया है? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. रीडिंग इज बेसिकली व्हाट? द नेम ऑफ द एक्शन एंड द एक्शन इज टू रीड, राइट. तो रीड का एक्शन का नाम बन गया रीडिंग. इसका मतलब यहां पर रीडिंग जो है वो एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द एक्शन. और किसी भी चीज के नाम को ही तो हम नाउन कहते हैं. तो यहां पर अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये एक्चुअली में नाउन की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, देन इट शुड आंसर द क्वेश्चन व्हाट. सो अगर मैं इस रीडिंग को रिप्लेस कर दूं बाय लेट्स से द वर्ड व्हाट, सो व्हाट इज फन, उसका जवाब हमें मिल रहा है रीडिंग. दैट मीन्स रीडिंग यहां पर एक्ट कर रहा है एज अ नाउन एंड इट इज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. व्हाट इज फन? रीडिंग इज फन. क्लियर? यहां तक बात समझ आ रही है? गुड. नेक्स्ट वन, यू सी स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. सी लुक एट दिस वन. So swimming is good for health में you see again swimming जो है it is the name of the action. See, so swimming यहाँ पर ing word है, इसके पहले कोई auxiliary नहीं आ रहा है, वो auxiliary list में से कुछ नहीं आ रहा है इधर पर, ठीक है. चांसेस हैं कि gerund या participle कुछ भी हो सकता है. Now it has to either act as the subject as a noun or as the object as a noun, right? So swimming यहाँ पर देखो subject की तरह act कर रहा है. What is good for health? Swimming is good for health. That means again यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है और सब्जेक्ट could always be a noun. इस केस में it is again acting as a gerund. Clear? So swimming यहाँ पर gerund है. It is the name of the action. Okay? So see देखो, वर्ड तो आपको वर्ब जैसे ही दिख रहा है, ing में ऐड कर रहा है, राइट. स्विमिंग वर्ब जगह जैसा लग रहा है ना. तो यहां पर आपको क्या समझ में आया? ये यहां पर एक्चुअली वर्ब की तरह नहीं बल्कि नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. रादर इफ आई हैड रिटन, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख देता ही इज स्विमिंग, तो देखो क्या हो जाता. इन दिस केस देखो ये जो वर्ड है स्विमिंग, इससे पहले देखो एक ऑक्सिलरी आ गया है. दैट मीन्स यहां पर स्विमिंग इज नॉट एक्चुअली व्हाट? स्विमिंग इज एक्चुअली नॉट द जेरेंड, क्योंकि उससे पहले ऑक्सिलरी आ गया है. इसका मतलब ये जेरेंड नहीं है. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट वन, आई एंजॉय कुकिंग. So I enjoy cooking में you see I enjoy what? Cooking. Cooking is the name of the action. So again यहाँ पर देखो this is acting like the object of a sentence. So again ये जो आपका ing वाला word है it is acting like a noun. That means यहाँ पर ये एक gerund होगा. So I hope the basic introduction to what gerunds are वो आपको समझ आ गया है अब तक. Now बच्चों let us talk about the uses of gerunds. So as I told you gerunds can act as the subject of the sentence. For example in सभी examples में you will find gerunds are acting like the subject. जैसे swimming is a good exercise. See यहाँ पर swimming जो है वो subject की तरह act कर रहा है sentence का और वो एक verb है जो ing फॉर्म में end कर रहा है but acting like a noun in this case, right? तो इस केस में देखो swimming यहाँ पर gerund हो गया. Similarly running became his passion. So देखो verb plus ing फॉर्म है but इस केस में it is acting as the subject of the sentence और subject of the sentence हमेशा noun की तरह
आई मीन नाउन ही बन सकता है। इस केस में अगेन रनिंग बिकम्स अवर जेरेंड। सिमिलरली वॉकिंग इज हेल्दी फॉर बॉडी, तो अगेन सी यहाँ पर वॉकिंग इज हेल्दी फॉर बॉडी में वॉकिंग बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में ही है, राइट, और उस केस में आपको दिख रहा है कि ये इससे पहले कोई ऑक्सिलरी नहीं है, सिंस ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, देन इट डेफिनेटली मस्ट बी एक्टिंग लाइक अ नाउन, हेंस इट इज आल्सो अ जेरेंड। Similarly, reading poetry is one of my favorite activities. So again you see, reading poetry is one of my favorite activities में reading जो है it is a part of the subject which is reading poetry, right? तो reading poetry में reading अगर subject का part है, इसका मतलब ये एक noun की तरह ही act कर रहा है, hence it is also again acting like a gerund. I hope concept clear है यहाँ तक? Very well. Now, secondly, मैंने आपको बताया था gerunds can act as the objects of a sentence. So, objects दो टाइप के हो सकते हैं, verb का object भी हो सकता है और preposition का object भी हो सकता है. So, gerunds can also act like the object of preposition in a sentence. For example, like this, you see. So, Helen is fond of reading books. तो देखो यहाँ पर of, which is a preposition, उसके बाद आपको word मिल रहा है वर्ब प्लस आईएनजी वाला, यानी कि रीडिंग में देखो रीड प्लस इंग, रीडिंग। तो यहां पर आपको याद रखना है एक चीज, हमेशा प्लीज याद रखना, व्हाट ऑलवेज फॉलोज अ प्रेपोजिशन, कभी भी किसी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड इज अ नाउन। तो इसका मतलब अगर मेरे को ऑफ के बाद कोई ऐसा वर्ड मिल रहा है वर्ब का जो आईएनजी में एंड कर रहा है, यू हैव टू बी प्रीटी श्योर कि वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन की तरह अपना रोल प्ले करेगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, और अगर वो आईएनजी वाला वर्ड नाउन की तरह ऐड कर रहा है, दैट मींस इट इज एक्टिंग लाइक अ जेरेंड। क्लियर? ओके, तो इस केस में देखो हेलेन इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, तो यहां पर देखो ऑफ विच इज अ प्रेपोजिशन, उसके इमीडिएट बाद में वर्ब अगर आईएनजी फॉर्म में एंड कर रहा है, एक्टिंग लाइक अ नाउन, इट वुड बी द जेरेंड। समझ में आया? सिमिलरली वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट सेज प्लीज टेक अ शावर बिफोर लीविंग। तो इस केस में देखो यहां पर यू विल फाइंड द वर्ड बिफोर विच इज व्हाट, अ प्रेपोजिशन, राइट, और प्रेपोजिशन के बाद इमीडिएटली बाद क्या आता है, अ नाउन, राइट। और नाउन कैसे बन रहा है, एक वर्ड जो वर्ब है उसके आगे आईएनजी ऐड करके, दैट मींस अगेन ये यहां पर ऐड करेगा लाइक अ जेरेंड। क्लियर? Similarly, moving on to the next one that says she has become interested in learning new languages. Now look at this one. In learning, see, in learning में you will find in is the preposition, right? This is the preposition, and उसके बाद आना चाहिए noun. Noun कैसे बन रहा है, verb plus ing form. Obviously ये एक gerund होगा, तो this is learning भी यहाँ पर gerund की तरह act करेगा, right? See, सभी cases में आपको कहीं पर भी जो gerund है उससे पहले कोई auxiliary नहीं मिल रहा है, right? Next is this product is good for getting rid of termites. So getting rid of termites में of is what? Sorry, for getting. तो यहां पर for क्या है? The preposition. और उसके इमीडिएट बाद में नाउन आना चाहिए, बट नाउन की जगह पे आ रहा है verb plus ing. That means यहां पर ये भी एक्ट करेगा like a gerund. Easy? Clear? Spotting gerunds is easy, right? Very well. Now मैंने आपको बता रखा है gerunds can also act as the object of the verb of a sentence. For example, I like writing poetry. Now look at this. In this case, I like में like is the verb, right? So I like में ये verb है. I like what? Writing poetry. See, इसका मतलब ये object की तरह act कर रहा है of the sentence. So इस case में you see writing जो है since object की तरह act कर रहा है, और object हमेशा noun हो सकता है, that means यहाँ पर ये एक gerund की तरह ही act करेगा, राइट। जेरेंड मतलब द नाउन, नाउन जो कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म से बना है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेरणा लव्स इमिटेटिंग पीपल। तो प्रेरणा लव्स में देखो लव्स इज द वर्ब, और वर्ब के बाद आ रहा है द ऑब्जेक्ट, राइट। सो इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन हो सकता है, और नाउन इस केस में आईएनजी वाले वर्ब के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस इट इज एक्टिंग एज द जेरेंड। सिमिलरली जूही नोज कुकिंग, इसमें देखो जूही नोज व्हाट, व्हाट का जवाब ऑब्जेक्ट से मिलेगा, ऑब्जेक्ट यहां पर कुकिंग है, वर्ब प्लस आईएनजी, राइट, एक्टिंग लाइक अ नाउन, इसका मतलब ये भी इस केस में एक जेरेंड है। सिमिलरली शी जस्ट फिनिश्ड क्लीनिंग द किचन। तो देखो फिनिश्ड हमारा वर्ब है, isn't it or not? तो यहां पर फिनिश्ड वर्ब है, वर्ब के इमीडिएट बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब अगर वर्ब के इमीडिएट बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, राइट, और वो आईएनजी में एंड कर रहा है, इसका मतलब ये भी एक जेरेंड की तरह ही एक्ट करेगा। सो होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा कि जेरेंड का यूजेज कैसा है। जेरेंड सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकता है,
ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकता है, वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों की तरह। तो बच्चों लेट अस नाउ मेक अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन द जेरेंड्स एंड द इन्फिनेटिव्स। आई होप आप सभी को याद होंगे इन्फिनेटिव्स दैट वी हैड डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास, राइट? सो इन्फिनेटिव्स का मैं यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्म बताने वाला हूँ। इन्फिनेटिव्स को हम कैसे लिखते थे? इट वाज टू प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? जैसे टू ईट, टू रन, टू रीड, टू राइट, ओके, टू स्विम, ऑल ऑफ दीज आर इन्फिनेटिव्स। जेरेंड्स आप सभी जानते हो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, क्लियर? अब इन दोनों के बीच का जो यूजेज का डिफरेंस या सिमिलैरिटी है उसको हम समझेंगे थ्रू सर्टेन एग्जांपल्स। लुक एट दीज पेयर्स ऑफ एग्जांपल्स नाउ। फर्स्ट वन यू सी द फर्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंस दैट सेज वाणी लव्स टू रीड बुक्स। इस केस में यू विल फाइंड एक इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड वाले में देखो वाणी लव्स रीडिंग बुक्स, इस केस में हमने एक जेरेंड का इस्तेमाल किया है। लुक एट इट नाइसली, इफ यू क्लोजली पे योर अटेंशन आपको दिखेगा कि इस केस में ये जो लव्स है ना, दिस इज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, राइट? दिस इज द फाइनाइट वर्ब। वाणी इज द सब्जेक्ट, लव्स वर्ब है और वर्ब के बाद क्या आता है? द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में देखो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में टू रीड विच इज द इन्फिनेटिव इज आल्सो एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट, एंड इस वाले सेकंड वाले केस में रीडिंग विच इज द जेरेंड इज आल्सो एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, दोनों ही केस में। और अगर आप दोनों सेंटेंस को रीड करोगे यू विल फाइंड दैट बोथ ऑफ देम आर एक्सप्रेसिंग द सेम मीनिंग। जैसे वाणी लव्स टू रीड बुक्स, वाणी को बुक्स पढ़ना पसंद है, या वाणी लव्स रीडिंग बुक्स, राइट? दोनों ही सेम मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो बोथ आर फर्स्टली ग्रामेटिकली करेक्ट, द रीजन बीइंग कि दोनों के दोनों यानी कि इन्फिनेटिव्स एंड जेरेंड्स बोथ कैन एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. This is something that we have studied already. Similarly, if you look at the second pair, it says to live a happy life takes a lot of efforts. Similarly, living a happy life takes a lot of efforts. दोनों ही केस में you see in the first sentence of the pair एक infinitive का इस्तेमाल किया है to begin a sentence, that means to live यहाँ पर again एक subject की तरह act करने वाला है. Similarly, living which is a gerund वो भी इस्तेमाल किया गया है as the subject of the sentence. दोनों ही केस में the meaning expressed by both of these sentences are completely same. They are not at all different, right? तो इसका मतलब ये जो यूजेज है to live a happy life takes a lot of efforts, या living a happy life takes a lot of efforts, दोनों ही केस में meanings are same, grammatically correct हैं because both infinitive and gerunds can act as the subject of the sentence. Fine, clear? Okay, so इसका मतलब अगर हम gerunds को और इन्फिनेटिव्स को ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स कैन वी यूज देम इंटरचेंजेबली अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस? वेल, द आंसर इज अ बिग नो. व्हाई? बिकॉज आपको यहां दिख रहा होगा कि दोनों ही सेंटेंसेस में हमने इन्फिनेटिव को जेरेंड से बदला या जेरेंड को इन्फिनेटिव से बदला, मीनिंग तो नहीं बदला ना सेंटेंस का, है ना? तो क्या ही फर्क पड़ता है कि हम इन्फिनेटिव यूज करें या जेरेंड यूज करें? ऐसा नहीं है. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जहां पर हम अगर इंटरचेंजेबली जेरेंड और इन्फिनेटिव को यूज कर लेते हैं, द मीनिंग डिड नॉट गेट चेंज, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एवरी टाइम. ओके, सो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो लुक एट दिस पेयर ऑफ सेंटेंस. द सेंटेंस इज शी स्टॉप्ड टू टॉक टू हर अंकल. ओके, एंड द सेकेंड सेंटेंस इज शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर अंकल. कैन यू टेल मी यहां पर दोनों सेंटेंस सेम है ये डिफरेंट है? यहां पर देखो फर्स्ट सेंटेंस में हमने स्टॉप यानी कि वर्ब के बाद हमारा मेंशन कर देता हूं. सो ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद हमने यहां पर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है और यहां पर जेरेंड का इस्तेमाल किया है, राइट? बट क्लोजली पे योर अटेंशन ओवर हियर. फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस? शी स्टॉप्ड टू टॉक टू हर अंकल. दैट मीन्स मे बी शी वॉज वॉकिंग थ्रू, मतलब वो जा रही थी कहीं पर एंड शी स्टॉप्ड on seeing her uncle और उनसे बात करने लगी. तो she stopped to talk to her uncle, right? This is the meaning of the first sentence. That means जहां पर हमने infinitive का इस्तेमाल किया था. वहीं पर अगर मैं verb के बाद gerund लगा रहा हूं इस केस में, देखो the sentence become she stopped talking to her uncle. That means she completely stopped talking with her uncle. वो अपने uncle से बात करना ही बंद कर दी है. So you see, the meaning conveyed by infinitive was different, while the gerund is completely different. In this case, the meaning, देखो दोनों sentences grammatically तो correct है, but the sentences are expressing something else in terms of the meaning. इसका मतलब the usage has to be used very precisely, ताकि हमें क्या meaning convey करना है वो ही convey हो, otherwise something else would happen, right? So she stopped to talk to her uncle is different than the one she stopped talking to her uncle. So see, usage of gerunds and infinitives
interchangeably could not be possible is not at all possible under all circumstances. There are certain cases jahan par the interchangeable use would lead to different meanings altogether, and that is why we have to refrain from using infinitive and gerunds interchangeably. I hope the concept is clear as of now. Okay, let us strengthen our concepts through some more examples now. Now look at these pair of sentences. First pair, see, they begged her to stay with them for one more month. Okay, उन्होंने से रिक्वेस्ट किया बहुत ज्यादा टू स्टे विद देम फॉर वन मोर मंथ, एक और महीने रुकने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया, ठीक है. दे बेग्ड हर स्टेइंग विद देम फॉर वन मोर मंथ. नाउ लुक एट दीज टू सेंटेंसेस. डू यू थिंक मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक जगह पर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है और एक जगह पर एक जेरेंड का इस्तेमाल किया है. डू यू थिंक बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट? लुक एट इट nicely. You will find the first sentence is grammatically correct, while the second sentence is not grammatically correct. See, they begged her staying with them for one more month. This is the wrong usage. First वाला sentence यहाँ पर ये correct माने जाएगा, because आपको अगर याद हो पिछली क्लास में जब हमने इन्फिनेटिव पढ़ा था, so we took a condition जहां पर beg word के बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल आता है. हमने देखा था कि कैसे वर्ड्स लाइक बेग के बाद बीच में एक ऑब्जेक्ट आएगा जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है ऑब्जेक्टिव केस का, एंड देन हम इन्फिनेटिव का यूजेज लगाते हैं. तो सी, बेग्ड के बाद यहां पर इन्फिनेटिव आना चाहिए एज पर द रूल्स व्हिच वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन, बट यहां पर ऐसा कहीं नहीं है. डिड वी एवर स्टडी कोई जेरेंड का रूल जहां पर हमने बोला कि बेग के बाद जेरेंड आना चाहिए? नहीं ना. तो इस केस में ग्रामेटिकली दिस वुड बी इनकरेक्ट. सिमिलरली इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेयर, इट सेज they did not like her to accept aid from strangers. And next one you see, they did not like her accepting aid from the strangers. दोनों ही केस में देखो क्या होगा. So इस केस में हमें क्या दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट दिख रही हैं? Well, to be honest, यहां पर दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकती हैं, but the meaning that they are trying to convey is totally a bit of a different, I'd say. So देखो इस केस में they did not like her to accept aid from strangers. ओके, तो दे डिड नॉट लाइक हर टू एक्सेप्ट, मतलब यहां पर इस केस में उसको, लोगों को उसका स्ट्रेंजर से एक्सेप्ट करना, द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द एड, वो पसंद नहीं है. वहीं पर दे डिड नॉट लाइक हर एक्सेप्टिंग एड फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स में देखो ये वाला ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट दिख रहा है आपको देन दिस वन, राइट? क्यों? क्योंकि यहां पर वो उस एक्ट के बारे में बात की जा रही है, उस जेस्चर के बारे में बात की जा रही है, टू एक्सेप्ट द aid from strangers, right? So in this case, this one would be considered more correct than this one. Clear? Okay. So I hope the usage और उनका difference between gerunds and infinitives अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. Now it is time to strengthen our concepts of these topics with some exercise. तो बच्चों, on our screen we have now an exercise that says replace the infinitives in these sentences with gerunds. And बस आपको करना क्या है, इन सभी sentences में जितने भी infinitives हैं उनको gerund से replace करना है, ठीक है? Easy exercise है, मैं सारे नहीं करूंगा. I will do a few. Let's say I'll do total 6 हैं, I'll do 3 and the remaining will be a homework for you. First one, let's see. Vani loves to read books on wildlife. See, Vani loves to read. तो to read क्या बन गया हमारा? Infinitive, right? इसको मुझे replace करके क्या लगाना है? एक gerund लगाना है, और वो कैसे बनेगा? Verb plus ing. So Vani loves reading books on wildlife. Similarly, Mimi prefers to stay at home when it rains. So इसको हम क्या करेंगे? Mimi prefers to stay को हटाकर लगा देंगे staying at home when it rains. Next one, we always try to plan for holidays in advance. We always try to plan, which is the infinitive in this case, उसको हटा देंगे और उसकी जगह पे लगा देंगे planning. So we always try planning for holidays in advance. Well, 3 मैंने कर दिए हैं. The remaining 3 from 4 to 6 will be a homework for all of you. So I would want all of you go through these questions and इनके solutions मुझे comments में लिखकर भेजो, and I'll see personally कितनों ने इन सभी के सही जवाब मुझे भेजे हैं. तो बच्चों, जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स के कंपैरिजन को हम फर्दर लेकर जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि इनका करेक्ट यूजेज कहां पर है, मतलब किस जगह पर ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है टू यूज जेरेंड्स एंड किस जगह पर ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है टू यूज इन्फिनेटिव. ओके, सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट रूल, जेरेंड्स कैन फॉलो अ प्रेपोजिशन व्हाइल इन्फिनेटिव्स कैन नॉट.
यू नो दिस वेरी वेल। ऑब्वियसली प्रेपोजिशन के बाद क्या फॉलो करता है? द नाउन, और नाउन की तरह कौन एक्ट करते हैं? जेरेंड्स। सो इट इज मोर एप्रोप्रिएट कि आप किसी प्रेपोजिशन के बाद एक जेरेंड का इस्तेमाल करो रादर देन एन इन्फिनेटिव। व्हाई? बिकॉज इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव का फॉर्म क्या होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं? इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। टू जो ऑलरेडी एक इन्फिनेटिव का हिस्सा है वो क्या है? एक प्रेपोजिशन है। और अगर हम प्रेपोजिशन के बाद एक इन्फिनेटिव लगाते हैं तो उसके बाद एक और प्रेपोजिशन आ जाएगा, विच विल मेक द सेंटेंस अ बिट ऑड इन हियरिंग। इसीलिए इट इज कंसिडर्ड बेटर कि किसी प्रेपोजिशन के बाद वी यूज अ जेरेंड। लेट्स सी दिस एग्जांपल, इसके थ्रू समझते हैं। दिस कार इज ग्रेट फॉर ड्राइविंग इन द सिटीज। देखो दिस कार इज ग्रेट फॉर ड्राइविंग, देखो यहां पर प्रेपोजिशन इज ऑब्वियसली फॉर, और देखो ड्राइविंग यहां पर हमारा जेरेंड है, राइट? ये सेंटेंस ग्रामेटिकली कितना करेक्ट साउंड कर रहा है। बट वहीं पर अगर मैं नेक्स्ट को देखूं, दिस कार इज ग्रेट फॉर टू ड्राइव इन द सिटी। सी, ये जो इन्फिनेटिव है दिस इज नॉट एट ऑल साउंडिंग करेक्ट, राइट? तो आपको याद रखना है प्रेपोजिशन के बाद नाउन की तरह एक्ट करने वाले जो जेरेंड्स हैं, इट इज मोर एप्रोप्रिएट टू यूज इन अ सेंटेंस रादर देन एन इन्फिनेटिव। आई होप पहला ये रूल समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड वन। ओके, द नेक्स्ट वन, infinitives can be used as indirect objects, gerunds cannot। देखो अब इसको समझते हैं। देखो gerunds को हम कभी भी indirect object की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहीं पर infinitives को ऐसा कर सकते हैं। Let us see how। My father encouraged me to study further। My father, देखो ये वर्ड आ रहा है encourage, याद आ रहा है आप सभी को, हमने infinitive के रूल्स पढ़े थे समझने वाले। वहां पर हमने क्या देखा था? We saw something कि जब भी वर्ड like encourage वगैरह आता है और उसके आगे हम लोग क्या करते हैं? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं, राइट? जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है इन द ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये उस प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है जिसका रूल हमने पिछले वाले सेशन में देखा था। यू रिमेंबर दैट? वेरी वेल। सो माय फादर एनकरेज्ड मी टू स्टडी फर्दर, दिस इज साउंडिंग ग्रामेटिकली परफेक्ट। बट इफ यू लुक एट द सेकंड वन, माय फादर एनकरेज्ड मी स्टडीइंग फर्दर, इसमें देखो encouraged me studying में देखो यहां पर जो gerund है it is following the indirect object, but generally ऐसा नहीं देखा जाता है। indirect object को generally follow करता है एक infinitive। तो me यहां पर क्या है? एक indirect object है, right? और उसको follow एक infinitive कर सकता है, but इस केस में नहीं करना चाहिए gerunds के केस में। So gerunds के केस में this sentence structure is looking a bit odd। आपको सुनने में ही सेंटेंस जो है वो grammatically incorrect नजर आ रहा है। So the better one, the one which is more grammatically correct would be the first one। Now next अगर हम देखें, generally gerunds are best to describe that actions जो कि देखो past में तो going on थे, वो चल रहे थे past में, but they have stopped at the present। So देखो यहाँ पर ऐसे sentences जिनमें कोई action के बारे में बताया जा रहा है जो past में चल रहे थे, बट दे हैव स्टॉप्ड नाउ। जैसे हर्ष स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, वहां पर देखो जेरेंड का इस्तेमाल ज्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। तो देखो यहाँ पर हम जेरेंड का इस्तेमाल तब कर रहे हैं, देखो इसका मतलब क्या है? हर्ष स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, यानी कि हर्ष ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दिया है। मतलब वो पहले सोचता था लेकिन अब उसने ऐसा छोड़ दिया है। तो देखो वहां पर ऐसे वाले सेंटेंस जहां पर कोई चीज पास्ट में हो रही थी बट अब छोड़ दी गई है, रोक दी गई है, उसके लिए इट इज बेटर टू यूज अ जेरेंड। बट अगर इन्फिनेटिव को हमें डिस्क्राइब करना है किसी एक्शन के लिए तो कैसे करेंगे? तो देखो इन्फिनेटिव का इस्तेमाल उन एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए ज्यादा बेटर किया जाता है जो मोमेंटरी होते हैं। दैट मींस एक्शंस दैट आर मोमेंटरी, मतलब कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हर्ष स्टॉप्ड टू थिंक अबाउट हिज फ्यूचर, देखो यहाँ पर ये हमारा इन्फिनेटिव है, राइट? टू थिंक। सो हर्ष स्टॉप्ड टू थिंक अबाउट हिज फ्यूचर, यानी कि हर्ष कहीं जा रहा होगा, लेट्स से हर्ष वाज गोइंग समवेयर, ही वाज वॉकिंग थ्रू एंड सडनली ही स्टॉप्ड टू थिंक अबाउट हिज फ्यूचर। इसका मतलब यही हुआ ना, हर्ष स्टॉप्ड टू थिंक अबाउट हिज फ्यूचर, मतलब वो अपना फ्यूचर का सोचने के लिए एक सेकंड के लिए या फिर कुछ समय के लिए रुक गया, राइट? तो दैट इज व्हाट इन्फिनेटिव का यूजेज जो है वो हमको बताता है अबाउट द एक्शन, एक्शन के टाइम के बारे में। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा द करेक्ट यूजेज ऑफ जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स इन डिफरेंट केसेस एंड सिनेरियो। So बच्चों, next we have on screen an exercise to practice that says fill in the blanks with the gerund or the infinitive forms of the verbs given in the bracket। तो बच्चों आपको मुझे हेल्प करना है इस एक्सरसाइज को करने में। Now look at it, फर्स्ट से लेकर आपको टोटल आपको 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। सभी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एंड में एक वर्ड दे रखा है जिसका या तो आपको जेरेंड या फिर इन्फिनेटिव फॉर्म फिल करना है इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट। क्लियर? The first one says I finally finished dash the story। I finally finished
जेरेंट फॉर्म क्या बनेगा? आईएनजी राइटिंग, या फिर टू राइट विच इज द इन्फिनेटिव फॉर्म? क्या सही होगा? आई फाइनली फिनिश्ड टू राइट द स्टोरी या आई फाइनली फिनिश्ड राइटिंग द स्टोरी? एग्जैक्टली, यहां पर हम फिल करेंगे राइटिंग द स्टोरी। सो जेरेंट फॉर्म यहां पर करेक्ट होगा टू फिल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, माई पेरेंट्स अग्रीड डैश मी गो फॉर द ट्रिप। लेटिंग या फिर टू लेट? सो माई पेरेंट्स अग्रीड टू let, very good, to let me go for the trip. The teacher proceeded dash the experiment, demonstrate. तो बताओ, to demonstrate या demonstrating? The teacher proceeded demonstrating the experiment या फिर the teacher proceeded to demonstrate the experiment? Very good, to demonstrate. Clear? Let's see the next one. He could not recall dash the salesman in Bangalore. Meet. तो बताओ, to meet या meeting? He could not recall to meet the salesperson या फिर he could not recall meeting the salesperson? Exactly, meeting. देखो, recall के बाद हमेशा gerund का इस्तेमाल होता है। We have learned dash a frog. Dissect. So, learned के बाद gerund का इस्तेमाल होगा कि infinitive का? We have learned to dissect. Very good. Infinitive का इस्तेमाल होगा। Clear? They managed dash Ruhi to the museum. Send. Look at this. They managed शब्द के बाद यहां पर हम to का इस्तेमाल करेंगे. So they managed to send Ruhi to the museum. Seema is good at dash the store by herself. So be good at के बाद हमेशा याद रखिएगा gerund आता है. Okay? So Seema is good at managing the store by herself. Seema decided dash the store by herself. So Seema decided. Decided के बाद हमेशा infinitive आता है, तो हम यहां पर लगाएंगे Seema decided to manage the store by herself. So I hope आप सभी ने मेरे साथ इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से फिल कर दिया होगा। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर येट अनदर एक्सरसाइज। दिस इज येट अनदर इजी वन। सो यहाँ पर आपको एक हेल्प बॉक्स दे रखी है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, एंड द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस एंड द आईएनजी फॉर्म ऑफ द सूटेबल वर्ब्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। देखो, गिवन हेल्प बॉक्स में आईएनजी फॉर्म लगाना है, राइट, और उनको सही से फिल करना है विद अ प्रीपोजिशन इनसाइड ईच ऑफ दीज ब्लैंक्स। ठीक है, बिगिनिंग विद द फर्स्ट वन, our team succeeded या our team succeed dash last year's champion. It should be actually succeeded. Okay, इसको ठीक कर लेता हूं यहाँ पर. The word should have been succeeded. So our team succeeded dash last year's champion. क्या word fill होना चाहिए? पहली चीज तो यहाँ पर defeat, right? Defeating का इस्तेमाल होना चाहिए और हमें preposition भी लगाना है. So our team succeeded in defeating last year's champion. Got it? Next one. We thanked Sameer dash us arrange the book fair. So we thanked Sameer dash us. क्या करना चाहिए यहां पर इस केस में? So we thanked Sameer dash us arrange, okay, for helping us. Okay, तो यहां पर हम best help का इस्तेमाल करेंगे for helping us arrange the book fair. The police have not been successful in, देखो preposition in आना चाहिए, successful in dash the mystery of the lost treasure, in solving. Very good. तो यहां पर solve का ing फॉर्म लग जाएगा, solving हो जाएगा. Okay, the organizers apologize dash the show for cancelling the show. तो यहां पर preposition आएगा for और यहां पर ing फॉर्म हो जाएगा cancelling. Next, they are thinking dash their new neighbors as well. So they are thinking of inviting. See? So they are thinking of inviting their new neighbors as well. So I hope now आपको अच्छे से समझ आ गया होगा gerunds का यूजेज, gerunds से related concepts and gerunds और infinitive के यूजेज के बीच का difference also. So this is where we actually end up our discussion on gerunds. तो चलो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं फाइनली अपने आखिरी टाइप के नॉन फाइनाइट्स की ओर जिन्हें हम बुलाते हैं द पार्टिसिपल. नाउ टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल आपको एक और टाइप का एक नॉन फाइनाइट कैटेगरी मिलने वाला है वर्ब का, जहां पर आप देखोगे पार्टिसिपल फाइनाइट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और नॉन फाइनाइट की तरह भी. बट
किन कंडीशंस में वो नॉन फाइनाइट की तरह ऐड करेंगे, वी विल ट्राई टू सी। बट उससे पहले लेट अस टेक अ क्विक क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल आपको 3 टाइप के देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन वी कॉल द प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन वी हैव द पास्ट पार्टिसिपल, एंड ऑल्सो वी फाइनली हैव द परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट। तो याद होगा आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इन सभी को देखा था फाइनाइट वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स में। बट आप बोल रहे हो कि ये नॉन फाइनाइट्स में आ रहे हैं सर, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि किन स्पेशल केसेस में पार्टिसिपल्स जो हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तरह ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, सो बिगिनिंग विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो स्ट्रक्चर है इट इज नथिंग बट वर्ब प्लस आईएनजी। आई नो यू वुड बी कमिंग अप विद अ क्वेश्चन कि सर अभी आपने जेरेंड्स में बोला था वर्ब प्लस आईएनजी जेरेंड्स होता है, अब आप बोल रहे हो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेट मी टेल यू, होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। हम बताएंगे कि कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का एज फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि जब एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट करता है नॉन फाइनाइट की नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह, तो वो जेरेंड से डिफरेंशिएट कैसे होगा। वी विल सी एवरीथिंग वन बाय वन, क्लियर। नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर हम नॉर्मली देखें फाइनाइट वर्ब्स की तरह, तो मैंने आपको बताया था ये कौन सा फॉर्म होता था वर्ब का फाइनाइट वर्ब में, इफ यू रिमेंबर इट वाज द V4, याद आ गया, V4 की तरह एक्ट करता था, ठीक है। सो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, इसका इस्तेमाल किया जाता था टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फाइन, ओके। ये बताता है अगर कंटिन्यूअस टेंस है मतलब ये बता रहा है किसी ऑनगोइंग एक्शन को या स्टेट को, राइट। चलो आगे देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। आई एम स्टेइंग इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। सी, इस केस में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ये दिख रहा है, ओके। नाउ दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इस केस में एक फाइनाइट वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। फाइनाइट वर्ब देखना कैसे, अगर मैं देखूं इस सेंटेंस को, इससे पहले पहली चीज तो एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है एम। यू सी, किसी भी वर्ब प्लस आईएनजी वर्ड से पहले अगर एक हेल्पिंग वर्ब आता है, इसका मतलब वो वर्ब प्लस आईएनजी वाला वर्ड एक फाइनाइट वर्ब की तरह ऐड कर रहा है। मतलब अगर आप टेंस बदलोगे तो आप देखोगे उसका फॉर्म बदल जाएगा। जैसे अगले वाले में देखो, ये तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था, अगर मैं बोलूं आई वॉज स्टेइंग विथ माई ग्रैंड मदर, सो देखो, या आई वॉज स्टेइंग इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस इन दिस सेंटेंस, तो देखो यहां पर हमने इसको पास्ट टेंस में, यानी कि देखो ये तो प्रेजेंट में था, ये वाला पास्ट में है, राइट। तो पास्ट टेंस में करने के लिए अगेन देखो वर्ब प्लस आईएनजी के पहले हेल्पिंग वर्ब बदल गया, तो वर्ब का फॉर्म बदल रहा है, राइट। सिमिलरली यहां पर आई विल बी स्टेइंग इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अगेन ओवर हियर यू विल फाइंड कि यहां पर ये फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी, सो इन दिस केस ऑल्सो स्टेइंग के पहले देखो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आर प्रेजेंट, यू सी, विल बी यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं। मतलब सीधी बात यह है कि जब भी किसी वर्ब प्लस आईएनजी के पहले अगर देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब, इस पॉइंट को यहां पर नोट डाउन कर लो कि अगर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म दे रखा है और उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इसका मतलब वो एक्ट करेगा एज फाइनाइट वर्ब, ठीक है। बट अगर उसको नॉन फाइनाइट की तरह ऐड कराना है अब इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल को, तो याद रखना यू विल हैव टू रिमूव दिस हेल्पिंग वर्ब, मतलब देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और उसके बाद वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, लाइक दिस, तो इस केस में इट विल एक्ट एज अ नॉन फाइनाइट। दिस इज द की थिंग, ठीक है, ओके। अब ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब वाला वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर सेंटेंस में नॉन फाइनाइट की तरह ऐड कर रहा है एंड इट इज बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव, देन हम कहेंगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है एज नॉन फाइनाइट। रिमेंबर, जेरेंड्स हमेशा, जेरेंड्स भी सेम पैटर्न फॉलो करते थे, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में प्रेजेंट है, बट वो एक्ट करते थे लाइक नाउन्स। बट यहां देखो दे आर एक्टिंग लाइक एडजेक्टिव। दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन अ पार्टिसिपल एंड अ जेरेंड, ओके। तो जब भी कोई भी पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट की तरह एक्ट करेगा इट विल एक्ट एज एन एडजेक्टिव, वहीं पर जेरेंड एक्ट करता है लाइक अ नाउन। दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड पार्टिसिपल। लेट अस सी द मेन पॉइंट्स। नाउ लुक एट इट, लुक एट दिस वन। व्हेन वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी को हम यूज करते हैं विदाउट अ हेल्पर वर्ब इन फ्रंट ऑफ इट, देन वी कॉल इट अ नॉन फाइनाइट वर्ब। ये मैंने आपको अभी पिछली ही स्लाइड में लिखकर बताया है,
ठीक है। तो पार्टिसिपल एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि जब भी पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह एक्ट करेगा, इट विल ऑलवेज एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव। दिस इज द की पॉइंट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट अस सी, हैव यू एवर सीन अ फ्लाइंग सॉसर? सी, यहां पर ये जो वर्ड है वर्ब प्लस आईएनजी, इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन, राइट। सॉसर जो नाउन है उससे पहले इसको इस्तेमाल किया गया है टू डिस्क्राइब इट। फ्लाइंग किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सॉसर को। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। इसका मतलब वर्ब का वो आईएनजी फॉर्म जो बिना किसी ऑक्सिलरी के इस्तेमाल हुआ है। देखो क्या फ्लाइंग से पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है। मतलब ये एक नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में भी वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में है और एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। इसका मतलब वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। I hope this concept is very clear now. Now look at a few more examples. The crying baby woke everyone. Look at this. The crying baby. देखो baby which is a noun, उसको describe करने के लिए adjective crying का इस्तेमाल किया जा रहा है। Now look at this one. This is the adjective. क्या इस word से पहले, present participle से पहले क्या कोई auxiliary verb है? नहीं है। There is no auxiliary verb. इसका मतलब यहाँ पर ये word एक non-finite verb है। नॉन फाइनाइट अगर इस केस में एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा, इसका मतलब ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। गॉट माय पॉइंट क्लियर? वेरी वेल डन। वॉकिंग इन द गार्डन, मालिनी एट एन ऑरेंज। नाउ लुक एट दिस, वॉकिंग इन द गार्डन। अब देखो यहां पर वॉकिंग इन द गार्डन, मालिनी एट एन ऑरेंज में देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ ट्विस्ट टू रीड। यहां पर वॉकिंग देखो, इससे पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, फाइन, परफेक्ट, ठीक है। और इसके पहले आप देखो इसमें आईएनजी में एंड कर रहा है, बट ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है? वॉकिंग इन द गार्डन, कौन वॉक कर रहा है? मालिनी। इसको देखो, द की इज टू आइडेंटिफाई इट एज हु वॉज। फॉर एग्जाम्पल, मालिनी हु वॉज वॉकिंग इन द गार्डन एट एन ऑरेंज। सी, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली जो वॉकिंग इन द गार्डन वाला वर्ड है ना, वॉकिंग, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मालिनी को। इसका मतलब हियर एडजेक्टिव वॉकिंग जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मालिनी, यानी कि हमारे नाउन को। तो यू गॉट द पॉइंट क्लियर? तो इस केस में हम कहेंगे अगेन ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। Varun saw a puppy running towards him. Look at this one. Varun saw a puppy running towards him. तो देखो ये जो रनिंग है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? पप्पी को। तो पप्पी यहां पर हमारा क्या बन गया? द नाउन, एंड रनिंग इज एक्टिंग लाइक द एडजेक्टिव। वो भी उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, राइट। सिंस एक वर्ब प्लस आईएनजी वर्ड विदाउट हेल्पर है, इसका मतलब नॉन फाइनाइट है और एक्ट कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई होप प्रेजेंट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वेरी वेल डन। नाउ टॉकिंग अबाउट द पास्ट पार्टिसिपल। ना पास्ट पार्टिसिपल याद है कौन सा फॉर्म होता था वर्ब का? कम ऑन टेल मी। इट यूज्ड टू बी द V3, है ना, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जहां पर हम वर्ब के आगे यानी कि V1 के आगे वर्ड्स या सफिक्सेस लाइक ed, en, d, t या फिर n लगाते थे, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल करते थे इन द परफेक्ट टेंसेस, है ना, क्लियर। ये डिस्क्राइब करता था उस एक्शन को जो कि कंप्लीट हो चुका है या फिर पैसिव स्टेट में है, मतलब जिस पर कोई, मतलब जहां पर सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पर एक्शन किया जा रहा है, उस स्टेट को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्लियर। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव गिवन माई बुक टू द टीचर। सी देखो हैव आ रहा है, इसका मतलब ये याद है, ये परफेक्ट टेंस होगा। परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं? अगर आपके पास हैज, हैव या हैड जैसे वर्ड्स के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है, दोज आर परफेक्ट टेंसेस। नाउ आई हैव गिवन माई बुक टू द टीचर। सी यहां पर गिवन जो है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब गिव के आगे हमने एन लगा दिया है, बन गया है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन, राइट। और उसके पहले हमने क्या लगाया हुआ है? एक हेल्पिंग वर्ब लगाया है। इसका मतलब यहां पर गिवन के पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हैव। इसका मतलब ये इस केस में एक फाइनाइट वर्ब की तरह ही एक्ट कर रहा है बच्चों, राइट और नॉट, ठीक है। सिमिलरली आई हैड, अब ये तो था प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, ओके। अब देखो आई हैड गिवन माई बुक टू द टीचर में हमने गिवन से पहले हैड लगा दिया पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका मतलब यहां पर देख रहे हो टेंस चेंज होते ही वर्ब का फॉर्म बदल जा रहा है। इसका मतलब अगेन गिवन यहां पर अपने फाइनाइट फॉर्म में है। आई विल हैव गिवन माई बुक टू द टीचर, इस केस में अगेन यू सी ये फ्यूचर की कंडीशन बता रहा है। तो देखो गिवन से पहले वर्ड्स हेल्पिंग वर्ड्स आ रहे हैं विल हैव। यू सी अगेन इन दिस केस ये फाइनाइट वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं। मतलब सी जितनी केस में गिवन जो हमारा
पास्ट पार्टिसिपल है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, इन ऑल ऑफ दोस केसेस इट इज एक्टिंग लाइक अ फाइनाइट वर्ब. फॉर इट टू एक्ट एज एन नॉन फाइनाइट, उस केस में याद रखिएगा आपके पास्ट पार्टिसिपल से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, जस्ट लाइक हाउ वी सॉ in the present participle. So this is also the important point that you must remember. When we use past participle without a helper verb in front of it, we call it a non-finite verb, right? Example देखते हैं. The cat entered the house through the broken window. देखो यहां पर broken window, broken क्या है? break का third form of the verb, right? So broken हो गया, हमारा third form V3 है ये, right? क्या इससे पहले do you find any helping verb? क्या कोई helping verb है broken से पहले? नहीं है, राइट? देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. क्लियर? अब ये जो वर्ड है ब्रोकन, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हमारी विंडो को, विच इज अ नाउन, राइट? अगर ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इन द V3 फॉर्म, ये एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है. इसीलिए हम कहेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है इन दिस सेंटेंस, राइट? रिमेंबर, पार्टिसिपल अगर कभी नॉन फाइनाइट फॉर्म्स में आते हैं, दे ऑलवेज एक्ट एज एडजेक्टिव्स. क्लियर? सिमिलरली, द बोर्ड स्टूडेंट्स लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. नाउ लुक एट दिस. बोर्ड का यहां पर थर्ड फॉर्म बोर्ड लगाया गया है, ठीक है? बोर्ड स्टूडेंट्स. नाउ लुक एट दिस. क्या इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है. इसका मतलब बोर्ड यहां पर क्या है? इन नॉन फाइनाइट फॉर्म है. सो नॉन फाइनाइट केस के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है ये, ठीक है? अब यहां पर जब बोर्ड इस्तेमाल हो रहा है नॉन फाइनाइट की तरह, वो डिस्क्राइब कर रहा है अपने आगे आने वाले नाउन स्टूडेंट को. इसका मतलब बोर्ड यहां एडजेक्टिव की तरह कर रहा है. तो जब भी एक पास्ट पार्टिसिपल बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करेगा, उसको हम यहां पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे. तो इस केस में पास्ट पार्टिसिपल इज एक्टिंग लाइक अ नॉन फाइनाइट वर्ब इन दिस केस. तो देखो, द बोर्ड स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है द वर्ड बोर्ड एज एन एडजेक्टिव. तो चलो बच्चों, अब हम फाइनली बढ़ते हैं अपने आखिरी टाइप के पार्टिसिपल की ओर, जिन्हें हम बुलाते हैं द परफेक्ट पार्टिसिपल. अब देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? आपको लेना है वर्ड हैविंग और उसके आगे ऐड कर देना है पास्ट पार्टिसिपल को, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को. जैसे having eaten या फिर having broken, having stolen, right? All of these words में देखो, having word के आगे हमने past participle का इस्तेमाल किया है. याद रखो, perfect participle का इस्तेमाल बेसिकली तब किया जाता है जनरली ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर हमें दिखाना है कि जो सेकंड एक्शन है वो तब स्टार्ट हुआ है जब फर्स्ट एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. ऐसा होता है ना, बहुत सारी सेंटेंसेस को जब हम लिखते हैं तो हमें बताने होते हैं दो एक्शंस का होना बताना है, बट दूसरा एक्शन तब स्टार्ट होगा जब पहला एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा. तो ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए वी यूज परफेक्ट पार्टिसिपल. मतलब देखो, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. हैविंग लॉस्ट हिज पासपोर्ट ही अप्लाइड फॉर अ न्यू वन. मतलब अपना पासपोर्ट लूज करने के बाद, मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था, पासपोर्ट लूज कर दिया, उसके बाद उसने अप्लाई किया एक नए पासपोर्ट के लिए, राइट? तो मतलब इट बेसिकली मीन्स आफ्टर लूजिंग हिज पासपोर्ट, मतलब अपना पासपोर्ट लूज करने के बाद देन ही अप्लाइड फॉर अ न्यू वन. तो देखो, पहला एक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ. उन केसेस में परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाएगा. Second one, you see, having locked all the doors and windows of the house, Rani drove away in her car. So अपने घर के सारे विंडोज एंड डोर्स बंद करने के बाद फाइनली रानी ड्रोव अवे इन हर कार, यानी कि वो ड्राइव करके चली गई. तो मतलब पहले उसने क्या किया, अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करी, उसके बाद वो गई. तो ऐसे में आगे नहीं सी, इसको हम ऐसे ले सकते थे, आफ्टर लॉकिंग ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस रानी ड्रोव अवे इन हर कार. तो हैविंग प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं ऐसे एक्शन को जो कंप्लीट तब होंगे जब पहला एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, राइट? तो उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है. आई होप नाउ पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा. एंड नाउ इट इज टाइम टू प्रैक्टिस आवर कॉन्सेप्ट थ्रू सम एक्सरसाइज. So बच्चों, it's practice time and we have on screen an exercise that says pick out the participles in these sentences and state their types. तो बस आपको क्या करना है, पार्टिसिपल्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको क्लासिफाई करना है एज प्रेजेंट या पास्ट या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल्स में, राइट? तो बेसिकली हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से सारे मैं नहीं करने वाला हूं. आई विल डू द फर्स्ट 4 एंड द रिमेनिंग 4 शैल बी द होमवर्क. क्लियर? चलो, एंड यू विल ऑल्सो हेल्प मी, ओके, डूइंग ऑल दीज 1 to 4 क्वेश्चंस. Beginning with the first one, it says, he was very upset with his disappointing performance. Now look at this. So यहाँ पर look at the word, क्या आपको यहाँ पर verb
अपने आईएनजी फॉर्म में दिख रहा है, कहीं पर दिख रहा है भाई, डिसअपॉइंटिंग वर्ड दिख रहा है हमको यहाँ पर, राइट। डिसअपॉइंटिंग, क्या यहाँ पर एक, इससे पहले चेक करो कि क्या इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है। डिसअपॉइंटिंग से पहले देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। पहला क्राइटेरिया चेक कर लिया, क्लियर। अब देखो क्या इस वर्ड के आगे एक नाउन है, हाँ जी बिल्कुल है, ओके। तो इसका मतलब ये नाउन की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये जेरिन नहीं है, राइट, क्योंकि इसके आगे नाउन आ रहा है। इसका मतलब ये नाउन को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। तो वर्ब जब अपने आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव की तरह एक्ट करे विदाउट अ हेल्पर, ये एक्ट करता है एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर, वेरी वेल डन। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नाउ लुक एट दिस वन, समवन हैज टू हेल्प द डिस्ट्रेस्ड पीपल ऑफ द फ्लड हिटेड एरिया। तो यहां पर देखो क्या कोई हमारे पास आईएनजी फॉर्म वाला वर्ड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, डिटेक्ट करो, नहीं है। क्या हमारे पास यहां पर कोई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है? हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दैट इज डिस्ट्रेस्ड। यू सी, अब चेक करो क्या इस डिस्ट्रेस से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, मतलब इट इज एक्टिंग लाइक अ नॉन फाइनाइट इन दिस केस, इजंट इट? ये नॉन फाइनाइट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या इसके आगे कोई नाउन है? हाँ जी है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। इसका मतलब ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है, इट एक्ट्स लाइक अ पास्ट पार्टिसिपल as a non-finite verb. Got it? Very well done. Having delivered the message, he left immediately. See, यहां पर बताओ मुझे कौन सा, हाँ वेरी गुड, आई होप, मुझे यही उम्मीद थी आप पहचान लोगे। देखो स्टार्टिंग हो रही है वर्ड हैविंग से और उसके बाद आ रहा है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। डेफिनेटली इस केस में ये एक परफेक्ट पार्टिसिपल है। लास्ट वन जो मैं करने वाला हूं, बाकी आपको करना है। हाउ कुड यू मिस सच एन एक्साइटिंग मैच? सी, यहां पर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, मतलब ये नॉन फाइनाइट है। क्या इसके बाद कोई नाउन है? जी हाँ, नाउन है। इसका मतलब ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है ना। इसका मतलब ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर, गॉट इट? तो देख रहे हो हमने यहाँ पर सारे के सारे अपने पार्टिसिपल्स को पहचान लिया और उनके टाइप्स बता दिए। बाकी के अब नाउ फ्रॉम 5 to 8 shall be the homework. So I would want all of you quickly go through these questions and write down your answers in the comment section. I'll personally check all of your answers. तो बच्चों अब हमारे बोर्ड पर है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो आप सभी मेरे साथ मिलकर पहले सॉल्व करो, समझो इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। और बाकी के 4 क्वेश्चन, ये 4 तो मैं करने वाला हूं और अगले 4 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे होमवर्क फॉर यू टू प्रैक्टिस देम अलोन। ओके, सो लेट अस सी द क्वेश्चन। इट सेज कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल्स। तो आपको यहाँ पर दिए हुए सेंटेंसेस जो कि पेयर्स में है उनको कंबाइन करना है इनटू वन सेंटेंस यूजिंग अ पार्टिसिपल। क्लियर? बिगिनिंग विद द फर्स्ट वन, द थीफ सॉ द गार्ड, he hid behind the bushes. थीफ ने गार्ड को देखा, चोर ने गार्ड को देखा, फिर he hid behind the bushes, मतलब चोर झाड़ियों के पीछे जाके छुप गया। Look at this. क्या आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा कि यहां पर दो एक्शंस में से क्या दोनों एक्शन एक साथ हो रहे होंगे? चोर ने गार्ड को देखा होगा और उसी समय वो जाके बुशेस में छुप गया होगा? नहीं ना, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। ऐसे केस में क्या हो रहा होगा? आइदर यहां पर चोर ने जब थीफ को गार्ड को देखा उसके बाद जाके वो बुशेस में जाके छुप गया, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? जहां पर एक एक्शन पहले हुआ होगा उसके बाद दूसरा एक्शन कंप्लीट हुआ होगा, इस केस में हम एक परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट और नॉट? इस केस में हम क्या कहेंगे? हैविंग, जो हमारा मेन वर्ब था वो क्या था? सॉ इन द फर्स्ट सेंटेंस, राइट? तो हम कहेंगे हैविंग, इसका थर्ड फॉर्म क्या बन जाता है सॉ का? सी, सॉ, सीन, राइट? तो हैविंग सीन ये बन गया परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग सीन द गार्ड, कॉमा द thief hid himself behind the
bushes. Got it or not? Very good. Next one you see, she was in Delhi, she worked as a teacher. तो यहां पर देखो she was in Delhi and she worked as a teacher, मतलब वो दिल्ली में रहती थी और वो टीचर थी. दोनों चीजें एक साथ हो सकती है ना, दिल्ली में रहते हुए वो टीचर हो सकती है, राइट? इस केस में हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? वी शुड यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, सो आप इसको कैसे लिखोगे? सो was जो हमारा मेन वर्ब है इस केस में, राइट? उसको हम कैसे लिखेंगे? being, राइट? being in Delhi, क्योंकि भाई was किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म है, राइट? बी के डिफरेंट फॉर्म में से इज, एम, आर, वॉज, वर, बी के फॉर्म्स होते थे ना. सो वॉज का हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो बन जाएगा बीइंग. बीइंग इन दिल्ली, शी वर्कड एज अ टीचर. क्लियर? इजी. नेक्स्ट वन, नेहा वॉज इन द पार्टी, शी वॉज हैविंग हर डिनर. तो आप क्या कर सकते हो इसमें? नेहा वॉज इन द पार्टी में देखो हमारा मेन वर्ब क्या है? वॉज, जो किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म है. अब मुझे आपको पता है नेहा पार्टी में थी और वो अपना डिनर कर रही थी. वो दोनों चीजें एक साथ हो सकती है ना? पार्टी में होना और डिनर करना एक साथ पॉसिबल है, राइट? इसमें दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ अगर कर रहे हैं तो हम उसको अगेन एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से जोड़ेंगे. तो देखो हमारा जो मेन वर्ब है फर्स्ट सेंटेंस का वो वॉज है, जो बी का डिफरेंट फॉर्म है. तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्ब के आगे आईएनजी लगा देना है. तो बन गया बीइंग. ओके, सो बीइंग इन द पार्टी, comma, Neha was having her dinner. ठीक है. नेक्स्ट, मृणाल इज फ्रॉम गुजरात, शी डज नॉट अंडरस्टैंड बंगाली. सो मृणाल गुजरात से है एंड शी डज नॉट अंडरस्टैंड बंगाली. दोनों चीजें साथ में हो सकती है ना, राइट? मृणाल गुजरात से है इसलिए वो बंगाली नहीं समझती है. तो इसको समझाने के लिए हम कैसे लिखेंगे? तो देखो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब इज है जो कि अगेन बी का फॉर्म है. तो बी के फॉर्म में हमें आईएनजी लगा देना है, राइट? क्योंकि दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली अगर कर रहे हैं इसका मतलब हम यहां पर इसको एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से जोड़ सकते हैं. तो बीइंग फ्रॉम गुजरात, मृणाल does not understand Bengali. Hope you got this concept clear now कि कैसे जोड़ना है. अगर दो सेंटेंसेस में एक सेंटेंस खत्म होने के बाद दूसरा सेंटेंस अपना सेंस बना रहा है, उस केस में यू विल यूज परफेक्ट पार्टिसिपल टू जॉइन द सेंटेंस, राइट? वहीं पर अगर दो सेंटेंसेस साथ में दो इवेंट्स जो दो एक्शंस बताए जा रहे हैं दो डिफरेंट सेंटेंसेस में, वो एक साथ अगर कर सकते हैं, देन यू विल यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल टू जॉइन देम. क्लियर? Okay, so the next set of 4 questions will be a homework for all of you. So आपके सामने चेक योर प्रोग्रेस की 4 क्वेश्चन हैं जो आपको खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स भेजने हैं. So बच्चों, here is the final exercise of the session for all of you to practice. And this time, the question says, identify the infinitives, gerunds and participles in the following sentences. Basically, हम आज इस एक्सरसाइज के थ्रू समराइज करेंगे अपने पूरी अंडरस्टैंडिंग को ऑफ दी नॉन फाइनाइट्स, जहां पर आपको पहचानने हैं इन सभी सेंटेंसेस में कहां पर इन्फिनेटिव मिल रहा है, कहां पर जेरेंड्स और कहां पर एक पार्टिसिपल मिल रहा है. क्लियर? सो सारे मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज है. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं स्टार्टिंग के लेट्स से अच्छा एक काम करते हैं, मिक्स कर देते हैं. सो मैं फर्स्ट कर रहूंगा. ओके, आई डू द फर्स्ट, आई डू द थर्ड, ओके, देन आई डू द फिफ्थ and 7th. okay, 2nd, 4th, 6th and 8th आपको करना है as a homework. okay, now let us see. चलो भाई, इन्फिनेटिव पहचान, पहले तो हम थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं. इन्फिनेटिव पहचानना है तो आपको हमेशा देखना है कि किन किन जगहों पे आपको 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म देखने को मिल रहा है. पहले काम करते हैं, सभी जगहों पे ना काम की चीजों को पहले मार्क करते हुए चलते हैं. क्लियर? तो देखो, अगर मुझे पहचानना है इन्फिनेटिव, मेरे 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th. सबसे पहले पहचानते हैं इन्फिनेटिव्स कहां है. क्या मेरे पहले सेंटेंस में 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म दिख रहा है कहीं पर? देखो, स्विमिंग इज अ ग्रेट वे टू स्टे फिट. देखो यहाँ पर टू स्टे जो है वो एक इन्फिनेटिव जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर? दूसरे वाले में सेंटेंस में देखो, रीडिंग इंप्रूव्स योर माइंड एंड शी वाज रीडिंग अ नॉवल.
व्हेन द बेल रैंग, क्या यहाँ पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिला? नहीं मिला, ठीक है, जाने दो, इसमें इन्फिनेटिव नहीं होगा। वी आर प्लानिंग अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ एंड होप टू स्टार्ट पैकिंग सून, क्या इसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिला है? जी हाँ मिला है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट, कुकिंग इज हिज हॉबी एंड ही इज कुकिंग डिनर राइट नाउ, क्या इसमें टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म मिला? नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ पर भी इन्फिनेटिव नहीं है। तो मैंने मेरे 4 क्वेश्चंस में से जिन जिन जगहों पर इन्फिनेटिव है वो आइडेंटिफाई कर लिए, तो मैं इन्फिनेटिव के लिए आई का इस्तेमाल करूंगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलते हैं जेरेंड्स को ढूंढने और पार्टिसिपल्स को ढूंढने। देखो, जेरेंड ढूंढने के लिए आपको वर्ब के आईएनजी फॉर्म को चेक करना है, वो वर्ब के आईएनजी फॉर्म जिसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो और वो नाउन की तरह एक्ट कर रहे हो। क्लियर? ओके, लेट अस सी। सबसे पहले आप जेरेंड्स को ढूंढते हैं। जेरेंड्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं दूसरा कलर लेता हूं, मैंने यहां ले लिया ग्रीन कलर। जितने भी वर्ब प्लस आईएनजी वाले वर्ड्स हैं उनको हम पहले तो अंडरलाइन कर लेते हैं। ये अंडरलाइन कर लिया, इस केस में स्विमिंग, यहां पर भी अंडरलाइन कर लिया, राइट। और मेरे नेक्स्ट वाले में यहां पर आईएनजी और इधर पर आईएनजी वाला वर्ड मैंने अंडरलाइन कर लिया, इधर पर भी कर लिया, और कहां पर है भाई? हमारे नेक्स्ट वाले में यहां पर एंड ओवर हियर। ठीक है, अब पहचानते हैं कि क्या जितने भी आईएनजी वाले वर्ड्स मैंने मार्क किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, क्या वो जेरेंड्स हैं भी या नहीं है। क्लियर? जेरेंड्स होने के लिए सबसे पहले आईएनजी वाले वर्ड से पहले देयर शुड नॉट बी अ हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट केस में देखो, स्विमिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? इज, एम, आर, वॉज, वर्ड जैसे वर्ड्स कुछ है? नहीं है, राइट। मतलब ये एक जेरेंड या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल में से कुछ भी हो सकता है, बट जेरेंड होने के लिए इट कैन बी एक्टिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब वो नाउन की तरह एक्ट करना चाहिए, चाहे सब्जेक्ट के फॉर्म में या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। इस केस में स्विमिंग जो है वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। इट इज द नेम ऑफ द एक्शन, इसका मतलब स्विमिंग यहां पर एक्ट कर रहा है एज अ जेरेंड। हाउ विल, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि ये जेरेंड है या नहीं, तो चेक करो क्या जेरेंड के बाद कोई नाउन आ रहा है या नहीं। मतलब क्या आईएनजी वाले वर्ड के बाद एक अगर नाउन आ रहा है, इसका मतलब वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं हो सकता था, राइट। तो याद रखना है, जेरेंड है, चेक करने के लिए आईएनजी से पहले वाले वर्ड, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी से पहले देखो ऑक्सिलरी नहीं है और उसके आगे कोई नाउन नहीं है, तो इसका मतलब वो खुद नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो जेरेंड होगा। वहीं पर अगर आप यहां चेक करो, स्विमिंग, स्विमिंग जो है इससे पहले क्या कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है? जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इसका मतलब ये पक्के में ना तो जेरेंड होगा ना ही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ओके, क्योंकि नॉन फाइनाइट नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब आ गया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं रीडिंग। चेक करो, रीडिंग से पहले क्या आपको कोई हेल्पिंग वर्ब मिला? नहीं मिला, नहीं मिला ना। ओके फाइन, पहला क्राइटेरिया डन। आईएनजी है, ठीक है भाई। क्या इसके बाद कोई नाउन आ रहा है? वर्ब प्लस आईएनजी वाले वर्ड के बाद कोई नाउन आ रहा है क्या? रीडिंग इंप्रूव्स योर माइंड, यहाँ तो वर्ब आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये खुद नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। जब भी कोई वर्ब आईएनजी फॉर्म में एक नाउन की तरह एक्ट करेगा, डेफिनेटली ये एक जेरेंड होगा। समझ में आया? क्लियर? रीडिंग, यहां पर देखो शी वॉज रीडिंग, देखो यहाँ इस रीडिंग से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ जा रहा है, इसका मतलब ये वाला रीडिंग जो है वो एक जेरेंड या पार्टिसिपल नहीं हो सकता है, बिकॉज वो एक नॉन फाइनाइट है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, वी आर प्लानिंग में देखो प्लानिंग से पहले आपको एक हेल्पिंग वर्ब मिल जा रहा है, इसका मतलब प्लानिंग यहाँ पर एक नॉन फाइनाइट नहीं हो सकता, ये जेरेंड या पार्टिसिपल नहीं हो सकता है। क्लियर? ओके, देन उसके बाद कुकिंग इज हिज हॉबी में देखो इस वर्ड से पहले कुकिंग वर्ब प्लस आईएनजी से पहले क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, राइट। ठीक है, क्या आगे इसके कोई नाउन है? ये तो इज है, मतलब ये तो वर्ब हुआ, राइट। तो इसका मतलब ये भी इसके आगे कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब ये खुद नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये खुद एक जेरेंड होगा। कुकिंग इज हिज हॉबी। नेक्स्ट देखते हैं, एंड ही इज कुकिंग डिनर राइट नाउ, तो देखो यहाँ पर कुकिंग से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ गया है, इसका मतलब ये जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? परफेक्ट, समझ में आया? ठीक है, क्या कहीं पर भी हमने कोई ऐसा चीज नहीं देखा जहां पर हमारा पार्टिसिपल बन रहा हो? इन सभी क्वेश्चन जिनमें मैंने ट्राई किया है उनमें कोई पार्टिसिपल नहीं मिला है। फॉर यू मैं काम करता हूं, मैं सेकंड वाला भी कर देता हूं, ओके, जिसमें मुझे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल डिटेक्ट हुआ है। द चाइल्ड वॉज क्राइंग लाउडली डिस्टर्बिंग एवरीवन इन द लाइब्रेरी। नाउ सी यहाँ पर क्राइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म, राइट। चेक करो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? इसका मतलब यहां पर ये भी एक पार्टिसिपल नहीं एक्ट कर सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज नॉन फाइनाइट। कहीं पर और
यस, यहां पर देखो लाफिंग बेबीज में देखो, यहां पर लाफिंग वर्ड से पहले कोई आईएनजी वाला वर्ड है ना, उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आया? लाफिंग से पहले कोई इज एम आर है? नहीं है, राइट? ठीक है, क्या इसके बाद कोई नाउन है? जी हाँ, नाउन आ रहा है। इसका मतलब ये एक जेरेंड नहीं है, रादर ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डोंट फॉरगेट दिस। सो द की इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, हमेशा पहचानो इसको। मैं एक काम करता हूं, मैं समराइज करता हूं आपके लिए ओवर हियर। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको किसी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म दिखता है, ये एक इंफिनिटिव होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं, अगर आपके पास किसी सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, द हेल्पिंग वर्ब शुड नॉट बी देयर, और उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो अपने आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक दिस, राइट? वो कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके बाद दो कंडीशन हो सकती हैं, राइट? अगर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जिसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसके बाद एक नाउन आ रहा है, राइट? तो वो एक्ट करेगा एज अ पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वहीं पर वर्ब प्लस आईएनजी इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, तो इसका मतलब वो ऐड करेगा एज अ जेरेंड। दिस इज हाउ यू विल बी आइडेंटिफाइंग इंफिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द जेरेंड्स इन अ सेंटेंस। आई होप नाउ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लो। इफ एट ऑल यू नीड द हेल्प, आपको इसी को रेफर बैक करना है सो दैट यू कैन सॉल्व एनी एक्सरसाइज रिगार्डिंग द नॉन फाइनाइट्स। तो बच्चों, विद दिस वी फाइनली एंड अप अवर डिस्कशन ऑन द नॉन फाइनाइट्स, वेयरइन जहां पर हमने सारे टाइप के नॉन फाइनाइट्स जिनमें इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स हैं, उन सभी को डिस्कस कर लिया है अच्छे से। सो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वेयर वी विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच आर गोइंग टू बी द टेंसेस। एंड अंटिल वी मीट, I would want all of you to go through these concepts once again. And till then, take care of yourselves, keep learning, keep growing, and keep watching ICSE English series for classes 6, 7, 8 at Learner Hub.